हेलो मेरे होने वाले अधिवक्ताओं, मैं अविनाश आपके लिए लेके आया हूँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 से मेरा क्या मतलब है, अपना अभी होने वाला है सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स। तो मैं आपके लिए एक ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ चुनिंदा, जिनसे कि आपके 5 क्वेश्चन फंसना कंफर्म है। मतलब इन 10 क्वेश्चन को आप देख के जाओगे तो जो आने वाले एग्जाम में 10 क्वेश्चन है उनमें से आपको कोई 5 करने रहते हैं और इन 5 क्वेश्चन में से कंफर्म फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आप सब लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं एक एक करके ऐसे ही सारे पेपर्स के आपको 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेके आता रहूंगा। मैं क्वेश्चन और उनके आंसर दोनों ही बता रहा हूं कि जो हमारा कंटेंट है वो पूरा इंग्लिश में है, लेकिन जो मैं समझाने वाला हूं मैं हिंदी में समझाने वाला हूं। तो आप चिंता ना करिए, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। मैं एक एक करके आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा और उनके आंसर बताऊंगा, जिससे कि आपका जो एग्जाम में बहुत आसानी से आप आंसर को लिख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस डिस्कस। अपना पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सबसे पहले तो ये कब आया था? 1872। 1872 में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था। ये जो डेट है आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आप इसका मेंशन करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा कि 1872 में आया था। तो इसका सेक्शन 124। बात आती है क्या एग्जाम में सेक्शन लिखना बहुत कंपलसरी होता है? देखो भाई, अगर आप याद कर सकते हो तो लिख दो, नहीं याद कर सकते हो तो सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, गलत नहीं लिख के आना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे कि सेक्शन 124 में इंडेमनिटी के बारे में बता रहा है, अगर आपको याद है तो आप सेक्शन को मेंशन कर दो, लेकिन अगर आपको सेक्शन नहीं याद है तो आप सेक्शन मत लिखो, गलत नहीं लिखना है। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि अगर आपको लॉस होता है तो हम उसको आपको वापस करके देंगे। मतलब कि जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही हम आपको कंपनसेट करेंगे। इसमें आसान भाषा में कहें तो दो पार्टीज होती है। सबसे पहला इंडेमनिफायर। इंडेमनिफायर कौन होता है? वो पर्सन जिसने की प्रॉमिस किया है आपको कंपनसेट करने के लिए। मतलब कि अगर आपका लॉस हुआ तो हम आपको पैसा वापस देंगे। जिसने ये कंपनसेशन के लिए आपको प्रॉमिस किया है वो कौन है? इंडेमनिफायर। और दूसरा क्या होता है? इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर क्या है? जिसको की प्रॉमिस हुआ या फिर जिसको की लॉस हो गया है, वो क्या होता है? हमारा इंडेमनिटी होल्डर। इसमें हमारे फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर क्या होता है, मतलब क्वेश्चन में देखो आपसे फीचर्स पूछ लेगा या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, तो ये दोनों एक ही चीज होती है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? प्रॉमिस टू कंपनसेट। यहाँ पे जितना आपको लॉस हुआ है उसको वापस करने का प्रॉमिस होता है। दूसरा क्या होता है? आपको जितना लॉस हुआ है आपको उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा है इंडेमनिफाइड कैन क्लेम ओनली द एक्चुअल लॉस सफर्ड, मतलब कि जितना लॉस हुआ है उतना ही पैसा आपको मिलना है। और तीसरा क्या है? जो आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? आप जिसको लॉस हुआ है उसको फिर से पुरानी कंडीशन में लेकर। पुरानी कंडीशन का क्या मतलब है? लॉस होने के पहले उसकी जैसी कंडीशन थी हम उसको दोबारा उसी कंडीशन पे लेके जाएंगे। और एग्जांपल से देख लेते हैं। ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि अगर बी को कोई लॉस हो जाता है तो उसको पैसा वापस दे देंगे। तो यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि जो सी है उसने बी से लोन लिया था 1 लाख रुपए का और वो उसको नहीं दे पाया है। अब क्या होगा? ए जो है वो बी को 1 लाख रुपए देगा। मतलब समझ रहे हो, बी ने सी से लोन लिया था और ए ने गारंटी दी थी कि भाई अगर आपको पैसा नहीं लौटा पाए तो मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा। तो ऐसा ही हुआ, जो सी है हमारा पैसा नहीं दे पाया है तो ए क्या करेगा? अब बी को पैसा लौटाएगा। इसके बाद आगे की हमारी इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या चीजें होती है? जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, सिवाय लाइफ इंश्योरेंस के। मतलब कि अगर हम नॉर्मल रूल की तरफ से देखोगे तो हमारा इंश्योरेंस है ये इंडेमनिटी ही कहलाता है। सारे कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कि एक वादा किया जाता है कि जितना भी आपको लॉस सफर हुआ है जो कि पॉलिसी अमाउंट के है, मतलब जितना पॉलिसी अमाउंट आपको कह रहा है उतना आपको वापस लौटा के दे दिया जाएगा, बिना प्रॉफिट पहुंचाए। बिना प्रॉफिट का मतलब जितना लॉस हुआ उतना पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमको बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो जितने भी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे सबसे पहला है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मतलब जो आग लगने से पैसा बचाने के लिए होता है। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है
उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। जैसे मान लो आपका घर जल गया, जो कि कितने का था, 10 लाख का था, लेकिन उसमें से आपका नुकसान कितना हुआ, सिर्फ 2 लाख का। मतलब घर 10 लाख का था, उसमें जलने के बाद नुकसान कितना हुआ है, 2 लाख का। तो आपको क्या पूरे घर के 10 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, जितना आपका नुकसान हुआ है 2 लाख को, आपको सिर्फ उतना ही पैसा वापस मिलेगा। अगला होता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब जो पानी के जहाजों में सामान जाता है उसका क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस। यहाँ पे क्या होता है कि जितना लॉस शिप को हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा, या फिर कार्गो का जितना पानी से नुकसान हुआ है या जहाज को जो नुकसान हुआ है समुद्र में, उसी का पैसा हमको वापस मिलेगा। फिर तीसरा आता है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस में जितनी भी आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ है उसका रिपेयर कॉस्ट ही आपको मिलेगी। और आखिरी है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, जो भी आपके एक्चुअल मेडिकल बिल्स हुए हैं या फिर जो भी पॉलिसी लिमिट है उस हिसाब से ही आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो जो भी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे सब्रोगेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल लगता है, जो कि इंडेमनिटी के ऊपर बेस होते हैं, जो कि हमको क्या कहता है कि जितना आपको लॉस हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, आपके अगर कई जगह से इंश्योरेंस ले रखे हैं, मतलब 3-4 पार्टी से इंश्योरेंस ले रखा है, तो सारी पार्टियों का आपको अलग अलग रुपए नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपकी गाड़ी ठोक के आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, आपने 3 जगह से इंश्योरेंस लेके, तो ऐसा थोड़ी ना कि तीनों पार्टी आपको 1-1 लाख रुपए देंगी। यहाँ पे क्या होगा, एक एक पार्टी आपको पैसा देगी, मतलब तीनों पार्टियां मिला के आपको 33 हजार रुपए करके देंगी। 1 लाख रुपए तीनों पार्टियां मिलाकर देंगी। इसके बाद एक्सेप्शन के ऊपर आ जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है, जो लाइफ इंश्योरेंस है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस या फिर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ना कि इंडेमनिटी का। ऐसा क्यों? सबसे पहला कि जो मनुष्य का जीवन है इसकी हम कीमत नहीं लगा सकते हैं कि अरे भाई आप मर गए तो आपकी कोई कीमत थोड़ी ना है कि ये आदमी मर गया तो ये 1 लाख रुपए कहता है इसको 1 लाख रुपए वापस दे देंगे। तो इसका कोई फिक्स मार्केट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता है। किसी के मरने उपरांत अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा होता है तो उसको एक फिक्स का अमाउंट मिलता है, फिक्स सम, जैसे कि वो पहले डिसाइडेड होता है कि आपके मरने पे आपको 1 करोड़ रुपए या जो भी मिलना है, और वो पैसा नॉमिनी को मिलता है, क्योंकि भाई जिसने इंश्योरेंस लिया था वो तो मर गया, तो वो जिसको नॉमिनी बना के गया उसको पैसा मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो एक्चुअल लॉस होता है वो आप बता नहीं सकते हो ना। किसी के मरने पे आपको कितना नुकसान हुआ है आप ये थोड़ी ना बता सकते हो। आपने जितने का इंश्योरेंस लिया तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, रीइंस्टेटमेंट नहीं हो सकता है, मतलब कि भाई जो मर गया है, इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है, जितना आपको लॉस हुआ या फिर जिस कंडीशन में आप पहले थे आपको वापस ले। किसी को मरने के बाद उसको दोबारा जिंदा करके थोड़ी ना ला सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं कहते हैं, क्योंकि किसी को मरने के बाद हम उससे वापस जिंदा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी who is surety, discuss the circumstances when surety may discharge from his liability। सबसे पहले हमको क्या बता रहे हैं, गारंटी। सबसे पहले बता नहीं रहा, हमसे पूछ रहे हैं कि गारंटी क्या होती है और सियोरिटी क्या होता है। यहाँ पे भी देखो, अंडर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। गारंटी का क्या मतलब होता है भैया, गारंटर बनना किसी का, कि आपने गारंटी दे रखी है कि अगर ये पर्सन अपना काम नहीं कर पाया या फिर अपनी लायबिलिटी को नहीं डिस्चार्ज कर पाया, मैं उसके बदले पैसा दूंगा। जैसे होता नहीं है दोस्तों में कह रहे हैं अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मैं लौटा दूंगा, कोई बात नहीं तुम कर दो। बस ये वही चीज है, वहां पे हमको गारंटी का वही काम है। यहाँ पे क्या होता है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। 3 पार्टी कौन कौन होगी, सबसे पहला होता है प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर का क्या मतलब हो गया, द पर्सन फॉर हुम द गारंटी इज गिवन, मतलब कि जिसके लिए गारंटी आपको दी गई है। दूसरा कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या मतलब है, जिसको की गारंटी दी गई है। और तीसरा है सियोरिटी या फिर गारंटर। गारंटर का मतलब है जिस आदमी ने गारंटर मतलब गारंटी दे रखी। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ए ने लोन लिया है बी से 5 लाख का, और सी ने प्रॉमिस किया है बी से कि अगर ए पैसा नहीं दे पाया तो सी पैसा दे देगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारा ए है ये हमारा प्रिंसिपल डेटर, बी जो कि बैंक है वो हमारा क्रेडिटर, और सी जिसने की गारंटी दी है वो हमारा क्या बन गया, गारंटर। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला क्या है, ट्री पार्टी एग्रीमेंट। ट्री पार्टी से क्या मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें तीनों की तीनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा क्या है, सेकेंडरी लायबिलिटी।
सेकेंडरी लायबिलिटी मतलब कि आपकी लायबिलिटी कब आएगी, जबकि जो प्रिंसिपल डेटर है अगर वो पैसा नहीं दे पाया तभी तो आपका काम आएगा ना भाई। अगर जिस बंदे ने लोन लिया उसी ने चुका दिया तब तो गारंटर का काम थोड़ी ना है। गारंटर का काम कब आता है, अगर जो इसने प्राइमरी लायबिलिटी मतलब जो प्रिंसिपल डेटर है वो पैसा हमारा नहीं दे पाया है। तीसरा क्या है, कंसिडरेशन। आपने कोई भी बेनिफिट अगर प्रिंसिपल डेटर को पहुंचाया है तो वो किस में आ जाएगा, कंसिडरेशन में आ जाएगा। जो हमारा एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो भैया रिटन गारंटीज को प्रेफरेंस दी जाती है, मुंह जबानी को माना नहीं जाता है। इसके बाद अपना सवाल आ जाता है श्योरिटी कौन होता है। श्योरिटी वो पर्सन होता है जो कि हमको प्रॉमिस करता है कि अगर प्रिंसिपल ने डेटर पैसा नहीं दे पाया मैं उसकी जगह आपका पैसा चुकाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं हम, श्योरिटी कहते हैं। इसके बाद ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहां पे कि श्योरिटी अपनी मतलब अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। देने की जरूरत कैसे नहीं है, तो सबसे पहले कैसे हो सकता है, रिवोकेशन से हो सकता है। रिवोकेशन में क्या हो सकता है, एक नोटिस, मतलब कि भाई कंटिन्यूइंग श्योरिटी वो क्या है कि मतलब आपको एक नोटिस दे दे कि अब मैं आगे से इनके होने वाली किसी भी ट्रांजैक्शन का श्योरिटी नहीं हूं। क्रेडिटर को ये चीज बता दे कि भैया मैं अब इनका गारंटर नहीं हूं, मैं इनकी कोई भी गारंटी नहीं लूंगा। और दूसरा क्या होता है, डेथ, मतलब कि भाई जिसने दिया है, जिसने श्योरिटी दिया है वो अगर मर गया तो जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो भी रिवोक हो जाती है और फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए भी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अब भाई वो मर गया है तो कैसे काम हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि सी ने गारंटी दी थी ए का ओवरड्राफ्ट के ऊपर 2 लाख के ऊपर, और सी ने क्या कर दिया है, रिवोक कर दिया है। सी ने कह दिया है कि अब इसके बाद से मैं इसका पैसा नहीं चुकाऊंगा, उसने नोटिस देके इसको खारिज कर दिया है। तो आगे से होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए सी लायबल नहीं होगा, लेकिन जो पुरानी ट्रांजैक्शन है उसके लिए तो सी लायबल रहेगा ही, क्योंकि उस टाइम के ऊपर वो उसका सियोरिटी था। इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वो नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए वो पहले सियोरिटी लेके बैठा है वो तो हो ही सकता है। ऐसा क्यों, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि आज के दिन आपने गारंटी ले ली कि हाँ भैया मैं इनका 1 लाख रुपए दे दूंगा, कल को आप बोल रहे कि नहीं मैं नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, जब आपने एक बार गारंटी दे दी है तो जब तक वो जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं होती तब तक आप उनके सियोरिटी रहते हो। आप नोटिस देके जो फ्यूचर में होने वाली ट्रांजेक्शन है उससे बच सकते हो कि हाँ आगे से मैं इनका सियोरिटी या गारंटर नहीं। दूसरा क्या होता है, जो क्रेडिटर होता है ये कौन से ऐसे काम करते हैं जिससे कि जो सियोरिटी है उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए। सबसे पहले क्या है, वेरिएंट्स इन टर्म्स, मतलब कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज लेके आता है बिना सियोरिटी को बताए तो जो सियोरिटी है वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि भाई उसको पता ही नहीं है आपने क्या क्या चेंज कर लिया है। इसके बाद अगला क्या है, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर रियलाइज करता है कि जो प्रिंसिपल डेटर है या फिर कोई ऐसा काम, मतलब वो अपना पैसा चुका दे रहा है, तो इसके बाद जो सियोरिटी है वो भी वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि भाई जब प्रिंसिपल लेटर ने पैसा दे दिया तो सियोरिटी का क्या काम है। उसके बाद क्या है, कंपोजिशन विद प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है प्रिंसिपल डेटर के साथ तो भी सियोरिटी का काम नहीं है, क्योंकि भाई दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर सियोरिटी डिस्चार्ज हो गया। इसके बाद है लॉस ऑफ सिक्योरिटी। अगर क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी रखी गई है अगर उसमें कुछ लॉस हो जाता है या नुकसान हो जाता है तो इस केस में भी जो सिक्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो चीज उसने चार्ज पर रखी थी, मतलब जो चीज गिरवी रखी थी उसमें कोई नुकसान पहुंच गया है तो मतलब पैसा चुकाने वाला मामला थोड़ा इधर उधर होगा तो उसमें सिक्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, और कौन कौन किससे हो सकता है, बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है अगर वही इनवैलिड हो जाता है तो भी जो सिक्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सबसे पहले उसमें क्या आता है, मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर मिसरिप्रेजेंट चीजें की गई हैं तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है वहां से कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनवैलिड हो जाता है। इसके बाद क्या चीज है, कॉन्सीलमेंट। अगर उसने मटेरियल फैक्ट में कोई भी चीजें कॉन्सील की हैं, मतलब कि गलत बताई हैं, तब भी जो अपनी गारंटी है ये क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है।
जो क्योर सियोरिटी नॉट ज्वाइनिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात की गई है कि एक से ज्यादा सियोरिटी रहने वाले हो, दूसरा जो सियोरिटी है वो कभी भी उसको ज्वाइन नहीं करता है, तो भी जो पहला सियोरिटी है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा ही नहीं हो पाया है। इसके बाद क्या है, अदर सर्कमस्टेंसेस, और क्या क्या केस हो सकते हैं। सबसे पहला पेमेंट या परफॉर्मेंस, अगर प्रिंसिपल लेटर पैसा दे देता है तो सियोरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज क्या है, नोवेशन। नोवेशन का क्या मतलब होता है, अगर दोनों के बीच प्रिंसिपल रेटी और क्रेडिटर के बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, इस केस में भी जो पुराना सीओटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर एक हिसाब से देखा जाए, एक इंपॉर्टेंट नोट है, लायबिलिटी ऑफ सियोरिटी इज कोएक्सटेंसिव बट द क्रेडिटर इज नॉट बाउंड टू फर्स्ट प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, he can sue the surety directly without exhausting remedies against principal debtor। सियोरिटी की जो लायबिलिटी है वो एक हद तक होती है, पर क्रेडिटर ऐसा बाउंड नहीं होता है कि वो प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ ही एक्शन ले, वो सियोरिटी को डायरेक्टली भी स्यू कर सकता है, मतलब कि केस कर सकता है बिना प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस किए हुए। अगर भाई आपने गारंटी दी और आपके ऊपर डायरेक्ट केस भी हो सकता है कि प्रिंसिपल लेटर अपना पैसा नहीं चुका पा रहा है और आप भी पैसा नहीं दे रहे हो तो। इसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना जो तीसरा सवाल है ये क्या है, डिफाइन द टर्म बेलर एंड बेली, डिस्कस इन ब्रीफ द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ ए बेलर एंड बेली। तो सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1872 क्या कहता है, बेलमेंट का क्या मतलब होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, मतलब कि एक आदमी किसी काम के लिए जब दूसरे आदमी को अपना कोई सामान देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेलमेंट। और वो पर्पस पूरा होने के बाद वो सामान उसको वापस कर दिया जाए, तभी वो बेलमेंट के अंदर आता है। मतलब कि आपने कोई मामला मतलब अपने गाड़ी बनवाने के लिए दी है तो ये किसके अंदर आएगा, बेलमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि गाड़ी बनाने के बाद जो मैकेनिक है वो आपकी गाड़ी वापस कर देगा। इसमें हमारी दो पार्टीज होती है। सबसे पहला क्या होता है, बेलर। बेलर क्या मतलब होता है, वो आदमी जिसने की जो सामान है वो दे रखा है, मतलब कि जो भी मालिक है सामान का वो कौन होता है, बेलर। दूसरी पार्टी क्या है, बेली। बेली का मतलब होता है जिसको कि वो सामान मिला है, वो सामान का मालिक नहीं है, उसको खाली कुछ समय के लिए वो सामान मिल रखा है। एग्जांपल देख लेते हैं, अपने जो अपनी गाड़ी है वो रिपेयर के लिए दे रखी है, तो जो आप हो वो क्या बन गए, बेलर, और जो गैरेज का मालिक है वो क्या बन गया, बेली, क्योंकि उतने टाइम के लिए गाड़ी उसके पास है तो वो उसकी साफ सफाई करेगा और उसके बाद जो गाड़ी है उसको वापस लौटाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ड्यूटीज और राइट्स ऑफ बेलर क्या क्या होते हैं। बेलर की ड्यूटी सबसे पहले क्या होती है, डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स, मतलब कि आपके जो भी सामान में गलतियां हैं या गड़बड़ी हैं उसको आपको पहले से बता देना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लो गाड़ी का दरवाजा टूटा है, बाद में मैकेनिक ने दरवाजा खोला तो वो टूट के गिर गया, तो आप उसके ऊपर जाके कह रहे हो कि नहीं भैया तुमने मेरा दरवाजा तोड़ दिया। अरे पहले से बता दो ना कि दरवाजा टूटा हुआ है, उसको ध्यान से करना, उसको ठीक कर दो। दूसरा क्या है, बीआर एक्सपेंसेस फॉर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। ग्रेचुअस बेलमेंट का अपना क्या मतलब होता है, वो जो प्राइवेट सामान होते हैं, मतलब कि जो आपकी प्राइवेट चीजें होती हैं वो क्या होती है, किसके अंदर आती है, ग्रेचुअस बेलमेंट के अंदर आती हैं। और यहाँ पे आपको डैमेज और जाना पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे जितने भी नॉन ये ग्रेचुअस बेलमेंट होते हैं, यहाँ के ऊपर जो बेली है उसको सारे के सारे खर्चे आपको वापस करने होते हैं, मतलब कि आपके इस पर्सनल सामान के ऊपर बेली ने जो जो खर्चा किया है वो खर्चा आपको उसको वापस कर देना चाहिए। जैसे कि होना चाहिए, जैसे कि मान लो आपने अपनी गाड़ी दी थी तो उसने आपकी गाड़ी धुलवाई, जो धुलवाने का खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा वापस। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ये क्या है, इंडेमनिटी बेलमेंट। इंडेमनिटी बेली, इंडेमनिटी बेली का क्या होता है, बेली को आपको कोई भी अगर लॉस, डिफेक्टिव टाइटल या फिर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन से हुआ है तो आपको उस लॉस को वापस कर देना चाहिए। और आखिरी ड्यूटी क्या होती है, जो अभी आपने सामान बेली को दिया है जब उसका काम पूरा हो जाए तो आपको वो सामान उससे वापस ले लेना चाहिए ठीक होने के बाद। बेलर आपके मतलब राइट क्या होते हैं बेलर के, सबसे पहले क्या है, इन्फोर्स परफॉर्मेंस। आप बेली से डिमांड कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो और जो सामान है उसको वापस करो। आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, अगर बेली से आपका सामान में कोई भी नुकसान हुआ है तो आप उससे कंपनसेशन वापस ले सकते हो। आप बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने सामान किसी को दे रखा है और वो उसको टाइम पे वापस नहीं कर रहा है तो आप उसको वापस करके अपना सामान टाइम से पहले ले सकते हो। आपके सामान के ऊपर अगर अनऑथराइज यूज हुआ है
तो आप उससे डैमेज क्लेम कर सकते हो कि तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरा सामान, जैसे आपने मान लो गैराज मालिक को दी, वो उसको लेके किसी शादी में चला गया, तो आप इस पे क्या है उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो कि तुम मेरी परमिशन बिना मेरी गाड़ी को कैसे ले जा सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं बेली के ड्यूटीज और राइट क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बेली की ड्यूटी क्या होती है, टेक रीजनेबल केयर। जो भी सामान उसको बेलर के मिला है उसका अच्छे से ध्यान उसको रखना चाहिए, उसका कोई भी अनऑथराइज यूज ना करे, मतलब कि अपने फायदे के लिए उसके सामान का इस्तेमाल ना करे। नॉट मिक्स गुड्स, किसी और के सामान के साथ किसी और का सामान मिक्स नहीं करना है, जिसका सामान है उसको अलग अलग ही रखना है। गुड को समय पे वापस करना है। अगर आपने बेल्ड गुड से कोई भी पैसा कमाया है, मतलब कि गाड़ी मान लो किराए पे देके उससे पैसा कमा लिया, तो वो पैसा वापस करो बेलर को, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है, जिसका सामान है पैसा उसी को वापस मिलेगा। राइट बेली के क्या क्या होते हैं, क्लेम नेसेसरी एक्सपेंस, आपने जो भी खर्चा किया है सामान के ऊपर उसके ऊपर आप उसको वापस रिकवर कर सकते हो। राइट ऑफ लेन, अगर जो पैसे हैं वो पूरे के पूरे वापस नहीं हो रखे हैं तब तक आप उस सामान को रख सकते हो। जैसे जनरली लेन क्या होता है, बैंकर्स ही यूज कर पाते हैं, अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप गाड़ी नहीं दे रहे हो तो गैराज वाला आपकी गाड़ी रख लेगा, रखने को रख भी लेते हैं लेकिन वैसा है नहीं। इंडेमनिटी का होता है, आपको अगर कोई लॉस हो रहा है किसी भी डिफेक्टिव या एक्स्ट्रा सामान एक्स्ट्रा चीजों की वजह से, तो आप उसको वापस रिकवर कर सकते हो। आप टाइटल के लिए स्यू कर सकते हो, अगर थर्ड पार्टी ने रॉन्गफुली सामान गड़बड़ दिखाया है तो बेली क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। और डिलीवर टू जॉइंट बेलर, अगर एक सामान के एक से ज्यादा बेलर है तो आप किसी एक पार्टी को भी डिलीवरी दे सकते हो बिना दूसरे की कंसेंट के, मतलब कंसेंट लेकर। ऐसा नहीं कि आप सबसे कंसेंट लो, कि जिस दूसरा ओनर है उससे भी कंसेंट लेके आप पेमेंट कर सकते हो। तो फिर हम आ जाते हैं अपने 14 क्वेश्चन के ऊपर। 14 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्लेज एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट हु मे प्लेज। प्लेज का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज गिरवी रखना, मतलब आपने जब भी बेलमेंट की है तो द बेलमेंट ऑफ गुड्स एट सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। मतलब कि आपने अगर पैसा लिया या कोई भी चीज ली है तो उसके बदले आप जो भी चीज गिरवी रखते हो उसको क्या कहा जाता है, प्लेज। ये आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अपना आया था। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पार्टीज इंवॉल्व होती है। इसमें दो पार्टीज अपनी इंवॉल्व होती है। पहली पार्टी होती है पाउनर, दूसरी पार्टी होती है पाउनी। पाउनर के अंदर पाउनर क्या होता है, वो जिसको जिसने की मतलब सामान देना है, सिक्योरिटी मतलब जिसका कि सामान आपने गिरवी, मतलब जिसने सामान गिरवी रखा है वो अपना कौन होता है, पाउनर होता है। और पाउनी कौन होता है, जिसके पास जो सामान है उसको कि हमने गिरवी रखा है। मतलब कि अगर दूसरी भाषा में कहें प्लेजर और प्लेजी। प्लेजर मतलब जिसने की प्लेज की है, प्लेजी मतलब जिसके पास प्लेज हुई है। अगर आपको इसमें कभी भी डाउट आए ना कि प्लेजर या प्लेजी या फिर बेलर या बेली, तो हमेशा ध्यान रखो बेलर जो पहला ओ आर वाला वर्ड है वो कौन होता है, वो फर्स्ट पार्टी होता है, मतलब जिसने की सामान दिया है। और जो डबल ई वाला वर्ड होता है वो कौन होते हैं, जिसके के पास सामान रखा गया है। ऐसे आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया है और वहां पे अपनी सोने की जेवरात जमा कराए हैं। सो आप क्या हो गए इसमें, पाउनर हो गए, और जो बैंक है वो क्या हो गया, पाउनी हो गया। अगर आप सामान वापस नहीं करोगे तो बैंक है आपका ज्वेलरी बेच खाएगा। तो प्लेज एक स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट होता है जहां पे कि पर्पस होता है सिक्योर या फिर सिक्योर डेप्ट का या फिर प्लेज प्रॉमिस का, कि हम आपको सामान वापस लौटा देंगे, नहीं दिए तो जो सामान है उसको बेच के खा लेंगे। खा के मतलब क्या, पैसा अपना रिकवर कर लेंगे। और यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड प्लेज। जो हमारे वैलिड प्लेज होते हैं उसके की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, देयर मस्ट बी ए बेलमेंट, मतलब कि जो सामान है वो दूसरी पार्टी को देने चाहिए। एक पाउनर पाउनी को सामान देगा तभी वो एक वैलिड प्लेज के अंदर आएगा। जो भी गुड्स है वो मूवेबल होना चाहिए, मतलब जो भी आप सामान दे रहे हो वो इधर से उधर मूव हो सकता है। जैसे कि आप जमीन को प्लेज नहीं रख सकते हो, अगर आप जमीन को गिरवी रखें तो उसको क्या कहा जाता है, मॉर्गेज कहा जाता है, ना कि प्लेज।
पर्पस सिक्योरिटी का होना चाहिए, मतलब कि अगर आप कोई भी चीज गिरवी रख रहे हो तो उसका क्या पर्पज है, सिक्योरिटी का। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सामान रिपेयर के लिए दे के आए और कह रहे हो कि मैं उसके पास गिरवी रख के आऊं, नहीं भैया नहीं, अगर आपने सिक्योरिटी के लिए दिया है तभी उसको प्लेज के अंदर गिना जाएगा। एक एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्ट या फिर प्रॉमिस होना चाहिए तभी वो प्लेज के अंदर आएगा, मतलब कि आपने लोन लिया या फिर कोई ऑब्लिगेशन आपको पूरी करना है तभी वो प्लेज के अंदर आएगा। जो गुड्स है वो रिटर्न, मतलब जब भी आप पेमेंट कर दो तो आपको वापस मिल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वापस कर दिया तो भी आपको गिरवी का सामान नहीं मिल रहा है, कि आपने लोन लौटा दिया और तो भी गिरवी का सामान नहीं मिल रहा है। और आखिरी क्या होता है, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो ओनर है वो उसने भाई गिरवी रखी है लेकिन वो उसकी ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तब तो भाई सामान बेचना हो गया, गिरवी रखना थोड़ी ना हुआ था, उसको हम प्लेज में थोड़ी ना गिनेंगे। इसके बाद अगला चीज क्या आती है, हु मे प्लेज, कौन कौन प्लेज कर सकता है। सबसे पहला ओनर ऑफ गुड्स, जो भी सामान का मालिक है वो प्लेज कर सकता है। अगला क्या आ गया, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, वो आदमी जिसके पास उस समय गुड्स की ओनरशिप है और ओनर की कंसेंट से है। मतलब कि जैसे मान लो आपने अपने दोस्त को गाड़ी दी है इस पर्पस के साथ कि हाँ तुम मेरी बाइक का अपने बिजनेस में इस्तेमाल करो, मैंने तुम्हें खुली छूट दे रखी है, चाहे जिसको गिरवी रख सकते हो, और जो पौनी है वो गुड फेट में इसको काम कर रहा हो। और कौन हो सकता है, पर्सन इज पोसेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसको एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर एक पर्सन गुड को ऑब्टेन करता है फ्रॉड या कोर्सन से और कॉन्ट्रैक्ट जो गड़बड़ है वो प्लेज से पहले है, जो हमारा प्लेज है तो भी वो किसके अंदर आएगा, गुड फेट के अंदर अगर हो रखा है तो वो प्लेज वैलिड रहेगा। इसके बाद है प्लेजर हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर एक पर्सन का लिमिटेड इंटरेस्ट है प्लेज में, खाली अपने इंटरेस्ट के लिए, मतलब कि जैसे मान लो अपने इंटरेस्ट तक ही वो दे सकता है, मतलब कि जहां तक कि उसकी मकान मालिकता है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, आपने किराएदार को दे रखा है तो क्या आपका किराएदार आपके घर को गिरवी दे सकता है, नहीं। लेकिन अगर उसमें फर्नीचर आपके किराएदार ने खरीद के रखा है तो उस फर्नीचर को तो गिरवी रख ही सकता है। इसके बाद अगला चीज क्या जाती है, कोओनर इन पोसेशन। अगर आपके सामान के दो मालिक हो तो भैया वो वैलिड प्लेज में उसको दे सकता है दूसरे की कंसेंट के साथ। इसके बाद हम देख लेते हैं राइट ऑफ पॉनी, मतलब कि जिसके पास सामान गिरवी रखे है उसके क्या क्या राइट हो सकते हैं। राइट ऑफ रिटेनर, वो सामान को तब तक रख सकता है जब तक कि उसके इंटरेस्ट या फिर एक्सपेंस या फिर जो पैसा है वो वापस नहीं आया है। राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अगर उस सामान को रखने के लिए ज्यादा खर्चा हुआ है, जैसे कि मान लो वो कोई फ्रीज आइटम आपने गिरवी रखी है, ठीक है, तो उसको फ्रीजर में रखने का अगर आपको ज्यादा खर्चा हो रहा है तो वो पैसा भी आपसे वसूला जाएगा। राइट टू सेल, अगर आप टाइम के ऊपर पेमेंट डिफॉल्ट कर देते हो तो जो पौनी है वो आपके सामान को बेच सकता है, आपको एक रीजनेबल नोटिस देने के बाद, मतलब कि बताने के बाद हाँ भैया सामान बेच रहे हैं पैसा एक बार लौटा दो, बताना पड़ता है। डिफरेंस क्या है, प्लेज और बेलमेंट में अंतर होता है। प्लेज आपने कोई चीज गिरवी रखी है, बेलमेंट क्या हो गया, आपने किसी काम के लिए दूसरे आदमी को सामान दिया है, ठीक है, एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। तो अगर वैसे देखा जाए तो सारे प्लेजेस बेलमेंट होती है, लेकिन जो सारे बेलमेंट होते हैं ये प्लेज नहीं होता है। प्लेज सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं जो कि है डिफाइन एजेंसी। व्हाट आर वेरियस मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। यहाँ पे हम देख लेते हैं एजेंसी मतलब कि एक एजेंट क्या होता है। ये हमारा आएगा सेक्शन 182 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 1872। तो सेक्शन 182 देख लेते हैं क्या कहता है। एक एजेंट एक पर्सन होता है जो कि आपके बिहाफ के ऊपर एम्प्लॉयड हो, मतलब कि जो भी आपके बिहाफ के ऊपर काम करेगा वो लाइबल माना जाएगा। ये पर्सन आप ही रख सकते हो, जो आप होगे ये यहाँ पे प्रिंसिपल कहलाओगे, दूसरा आदमी जो आपके बिहाफ पे वर्किंग कर रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका एजेंट कहलाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, आपका नौकर, आपका नौकर क्या होता है, आपका एजेंट होता है। अगर वो कोई भी एक्ट करके आता है तो वो आपके बिहाफ पे ही माना जाएगा। जैसे कि मान लो आपने नौकर से कहा कि जाओ भाई उनके पेड़ से अमरूद तोड़ाओ, ठीक है, वो अमरूद तोड़ते तोड़ते मान लो चोरी करके तोड़ रहा है तो गलती सिर्फ उसकी होगी, नहीं भैया गलती आपकी मानी जाएगी क्योंकि वो आपका क्या है, एजेंट है। की आइडिया क्या होता है, एक एजेंट करस्पॉन्डिंग लिंक होता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टीज के ऊपर। जो प्रिंसिपल होता है, मान लो भाई बड़ा आदमी है उसके पास इतना काम इतना टाइम नहीं है कि वो जगह जगह के सारे काम कर सकता, तो अपने बिहाफ पे क्या होता है, एजेंट डिसाइड कर लेता है कि जाओ आप मेरे बिहाफ के ऊपर काम करते रहो।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ने बी को अपॉइंट किया है अपने बिहाफ के ऊपर कार खरीदने के लिए सी से। तो यहाँ पे जो बी है ये क्या है, एजेंट है, ए प्रिंसिपल है और सी क्या है, थर्ड पार्टी। यहाँ पे जो तीनों की तीनों पार्टीज है ये कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगी, मतलब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्या, ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको कि किसने नेगोशिएट किया है, बी ने करवाया है। यहाँ पे देख लेते हैं एजेंसी के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए। सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में। कंपिटेंसी फॉर प्रिंसिपल, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कंपिटेंट होना चाहिए। कंपिटेंट हम बाद में देखेंगे कौन कौन लोग कंपिटेंट हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। वैसे अपना जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट था वहां पे ये टॉपिक था कि कौन कौन एक कंपिटेंट आदमी होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ये सारे लोग को छोड़ के बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपिटेंट लोग होते हैं। जो एजेंट है वो भी कंपिटेंट होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। और अगली चीज है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, मतलब कि एजेंसी बिना कंसिडरेशन के भी क्रिएट हो सकती है। मान लो पिता पुत्र को भी हम इसमें प्रिंसिपल और एजेंट मान सकते हैं। जो बेटा है वो अपने पिता के, मतलब जो पिता है वो अपने बेटे के कर्मों के लिए लायबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है विदाउट कंसिडरेशन। जरूरी नहीं कि वहां पे पैसा इन्वॉल्व हो। हम यहाँ पे देख लेते हैं वेरियस मोड्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वेरियस मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, मतलब कि किस किस तरीके से जो एजेंसी है वो क्रिएट हो सकती है। सबसे पहला क्या होता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है कि एजेंसी वर्ड्स या फिर रिटर्न में बना दी जाए कि आपके, तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। याद है सेक्शन 186 187 के अंदर ए ने रिटर्न में अथॉरिटी दी है बी को कि वो उसका घर बेच सकता है। अगला क्या है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड क्या मतलब, ए कोई भी ऐसा काम करता है, मतलब ऐसा वो कंडक्ट करता है कि वो बी का एजेंट है, ऐसे काम करना शुरू कर देता है कि वो बी का एजेंट है। तो यहाँ पे उसका एक्सप्रेस करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। मतलब कि ऐसा मान लिया जाता है जैसे कि पार्टनर्स इन ए फर्म आर इम्प्लाइड एजेंट्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि वो पार्टनर है तो वो एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं अपने वर्क ऑफ कंडक्ट से। अगला क्या है, एजेंसी बाय स्टॉपल। स्टॉपल का क्या मतलब होता है, कोई भी आदमी अपने वर्ड्स या फिर अपने काम से ऐसा दिखा रहा है कि वो दूसरे का एजेंट है और ये चीज जानते हुए आप उसको मना नहीं कर रहे हो, तो ये क्या होता है, एजेंसी बाय एस्टॉपल। और यहाँ पे आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते हो कि नहीं वो मेरा एजेंट नहीं है, वो तो खाली ऐसे ही बोल रहा था। अगर आपको पता है तो आपको उसको मना करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए ने सी से बोला है कि बी मेरा एजेंट है। बाद में ये चीज ए मना नहीं कर सकता कि, ओ उल्टा मैंने कह दिया है, ए ने सी से कहा कि बी मेरा एजेंट है, बाद में ए ये मना नहीं कर सकता है कि हाँ बी का अथॉरिटी नहीं थी कि वो सी से डील ना कर पाए। अगला क्या है, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। एक एस्टॉपल का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे कि अगर प्रिंसिपल को पता होता है कि वो एजेंट है और वो मना नहीं कर रहा है तो भी जो थर्ड पार्टी है वो एज्यूम कर सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए अलाउज इज मैनेजर बी टू रेगुलरली प्लेस ऑर्डर्स, ए इज बाउंड टू बी एक्ट इवन विदाउट एक्सप्रेस अथॉरिटी। मतलब ए ने बी से कह रखा था कि भैया आप मेरे बिहाफ पे ऑर्डर करते रहो, तो बाद में ए उससे मना नहीं कर सकता है क्योंकि उसी ने उसको अथॉरिटी दे रखी है। अगला क्या है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। किसी इमरजेंसी में कोई पर्सन अगर दूसरे के बिहाफ पे काम करने लगता है उसको लॉस से बचाने के लिए, तो भी वो किससे बन जाता है एजेंट, एजेंसी बाय नेसेसिटी। एक शिप का कैप्टन है, उसने जो कार्गो है वो खराब हो रहा था, उसने उसको बेच दिया क्योंकि जो सामान है वो टाइम पे नहीं पहुंचता और खराब हो जाता। तो यहाँ पे ओनर और जो शिप का कैप्टन है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, प्रिंसिपल और एजेंट हो गए। और जो हमारा आखिरी है वो क्या है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ए पर्सन डज नॉट एक्ट फॉर अनदर पर्सन विदाउट अथॉरिटी एंड द अदर पर्सन अप्रूव एक्सेप्ट, एजेंसी इज क्रिएटेड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, A buys good for B without B's authority. B later accept the good. B is bound from date the A bought them. मतलब जो A है इसने B के बिहाफ पे सामान खरीदा है बिना B के अथॉरिटी से, B ने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हाँ भैया उसी दिन से वो उसका एजेंट बन गया है, बाद में उससे मना नहीं कर सकता है। इसके बाद देख लेते हैं कंडीशन फॉर वैलिड रेटिफिकेशन क्या क्या होते हैं। ये सेक्शन 198 से 200 के बीच में आएगा।
तो हम कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या होती है। एजेंट एक मस्ट बी परपेट टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल, मतलब कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करना चाहिए। प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट टाइम ऑफ एक्ट, जो प्रिंसिपल है वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। प्रिंसिपल कंप्यूटेड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। प्रिंसिपल को फैक्ट्स की पूरी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो रेटिफिकेशन हो रहा है उसमें चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन रेटिफाइड होनी चाहिए, ना कि उसका कुछ पार्ट। रेटिफिकेशन मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम, वो एक टाइम के अंदर होना चाहिए। एजेंसी क्रिएट्स लीगल रिलेशनशिप वेयर एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल विद थर्ड पार्टीज, इट अराइज बाय एक्सप्रेस वर्ड कंडक्ट ऑपरेशन ऑफ लॉस और सब्सिक्वेंट अप्रूवल्स। मतलब कि एक लीगल रिलेशनशिप होती है एजेंट और प्रिंसिपल की, जहाँ पे कि वो उसको थर्ड पार्टी के साथ बाइंड कर सकता है अपने वर्ड से, कंडक्ट से, ऑपरेशन ऑफ लॉ से और सब्सिक्वेंट अप्रूवल के साथ। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। हम चलेंगे अपने छठे क्वेश्चन के ऊपर, जिसका कि क्वेश्चन है हु इज अनपेड सेलर। उसके राइट क्या क्या होते हैं। अनपेड सेलर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वो सेलर जिसको कि उसका पैसा नहीं मिला है। ये आता है हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर, जो कि कब आया था 1930 में। तो आपको याद रखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो सबसे पहले चीज हम देख लेते हैं होल प्राइस नॉट पेड टेंडर्ड। जो भी सामान बेचा गया है उसका पैसा उसको नहीं मिला है। जो इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या हो गया है, डिसऑनर, मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि कंडीशनल पेमेंट के लिए दिया गया था, वो क्या हो गया है, डिसऑनर। मतलब पेमेंट के लिए मान लो चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ए ने बी को सामान बेचा था 50,000 का, बी ने 30,000 रुपए दे दिया और बोला कि 20,000 हम बाद में देंगे। बी ने उसको चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया और ए जो है वो अनपेड सेलर हो गया। कितने के लिए, पूरे के पूरे 50,000 के लिए। मतलब कि कहा जाएगा कि वो 50,000 का अनपेड सेलर है। अनपेड सेलर के हम देख लेते हैं हमारे राइट क्या क्या होते हैं। इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, राइट अगेंस्ट गुड। अनपेड सेलर के क्या क्या राइट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, राइट ऑफ लेंड, मतलब कि जब जो सेलर है उसके पास सामान की पोजेशन है, अगर उसके पास सामान की पोजेशन है तो वो सामान को बेच सकता है, बिना मतलब उधारी पे बेच सकता है। उसकी पोजीशन तब तक रख सकता है जब तक कि उसको पूरा पेमेंट ना मिला हो। अगर उसने सामान उधार पे बेचा है या फिर जो क्रेडिट पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है या फिर जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अगला पॉइंट क्या है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर आपका सामान रास्ते में है और आपको ऐसा पता चलता है कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा है, तो आप डिलीवरी रुकवा सकते हो और अपने सामान को वापस मंगा सकते हो। और आखिरी है राइट ऑफ रीसेल। अगर को पेमेंट नहीं मिला है तो एज अ सेलर आप उस सामान को दोबारा बेच सकते हो और आप ये मान सकते हो कि जो बायर है उसको वो सामान नहीं चाहिए। इसका बी पार्ट देख लेते हैं कि बायर के अगेंस्ट उसका पर्सनली क्या क्या राइट होता है। आप केस कर सकते हो प्राइस के लिए कि अगर प्रॉपर्टी उसने वापस या पैसा नहीं दिया, फिर पैसे के लिए मना कर रहा है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। डैमेजेस के ऊपर आप उसके केस कर सकते हो कि उसने सामान को एक्सेप्ट नहीं किया या फिर उसने आपका पैसा नहीं दिया है, तो यहाँ के ऊपर आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। आप इंटरेस्ट के ऊपर उसके ऊपर केस कर सकते हो, जो भी आपके पैसे का नुकसान हो रहा है क्योंकि आपको उस टाइम पे पैसा नहीं मिला है, तो आप इंटरेस्ट उस पैसे के ऊपर के लिए भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। इसके बाद हम एडिशनल राइट देख लेते हैं। राइट टू विथहोल्ड डिलीवरी। अगर प्रॉपर्टी पास नहीं की है तो जो सेलर है वो पैसा, मतलब जो सेलर है वो डिलीवरी करने के लिए मना कर सकता है क्योंकि उसको सामान के पैसे नहीं मिले हैं। और राइट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का क्या मतलब होता है, आप बीच में ही जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मना कर सकते हो ड्यू डेट के पहले ही, क्योंकि सेलर डैमेजेस के लिए कह सकता है कि हाँ भैया पैसा नहीं मिला है तो मैं इसको यहीं पे ब्रीच कर दे रहा हूँ। इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं लेन वर्सेस स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये हमारा क्या हो सकता है, लेन का क्या मतलब होता है, सेलर के पास अभी भी पोसेशन है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्या मतलब है कि सेलर ने सामान भेज दिया था, वो रास्ते में है। यहाँ पे और क्या हो सकता है,
बायर अभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है। राइट टू रिटेन पोसेशन, यहाँ पे बायर या तो इंसॉल्वेंट हो रखा होगा या फिर वो पोसेशन नहीं ले पा रहा है। तो हम कंक्लूजन के तौर पे क्या देख लेते हैं, द सेल ऑफ गुड एक्ट प्रोटेक्ट अनपेड सेलर हेवली बिकॉज दे हैव पार्टेड विद गुड्स विदाउट रिसीविंग द प्राइस। जो सेलर है उसको पैसा नहीं मिला है तो वो सामान को वहां पे रोक सकता है। सेल्स ऑफ गुड के अंदर उसको काफी बचाव दिया गया है ताकि उसको कि कोर्ट चाहे बिना ही वो अपना पैसा या फिर पर्सनल यूज के लिए उसको या फिर लीगल एक्शन ले सके। अपना क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्कस द कंडीशन एंड वारंटी। दो चीजें, कंडीशन और वारंटी क्या क्या हो सकती है, हमें इसके बीच में डिफरेंस भी बताना है और वो रिजल्ट ऑफ ब्रीच मतलब केस ऑफ ब्रीच मतलब कि कंडीशन और वारंटी कब टूटती है ये भी बताना है। ये भी किसके अंदर डिफाइंड है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर। कंडीशन ए स्टेपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट्स एज रेपुडिकेटेड। तो कंडीशन का क्या मतलब होता है, सामान बेचने के पहले आपने कोई भी कंडीशन दी हुई है। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, ए ने बी से कहा है कि मेरे को नई होंडा सिटी कार चाहिए, तो उसने ये कंडीशन रखी है कि मेरे को नई होंडा सिटी ही चाहिए। बी उसको मारुति स्विफ्ट नहीं दे सकता, अगर उसको स्विफ्ट की कार दे रहा है तो ये क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया है। इसके बाद वारंटी क्या देख लेते हैं। वारंटी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी सामान, जो भी सामान आपने बेचा है, अगर उसमें कोई भी चीज खराब है तो उसको आप वापस क्लेम कर सकते हो। जैसे देख लेते हैं, कार में चारों के चारों अच्छे टायर होने चाहिए, अगर कोई भी टायर उसमें से खराब है तो ये ब्रीच ऑफ वारंटी के अंदर आ जाता है। कंडीशन ऑफ वारंटी में हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, मीनिंग। ये मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है। जो हमारा वारंटी है ये कोलेट्रल होता है, मतलब कि साइड वाली चीज होती है। कंडीशन से जुड़ी हुई चीज वारंटी आती है, ये साइड पर्पस होता है। सब्सिडरी टू मेन पर्पस, इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के रूट होता है, ये रूट नहीं होता है, खाली उससे रिलेटेड होता है। ब्रीच के तौर पे क्या देख लेते हैं, मतलब अगर ये टूटता है तो कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा किया जा सकता है या फिर उस पर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इसको ब्रीच ऑफ वारंटी और डैमेजेस को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पे हम खाली डैमेज क्लेम कर सकते हैं, जो मेन पैसा है वो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। मेन पैसे में मतलब जो पूरा का पूरा सामान हम नहीं क्लेम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे इस पे देख लेते हैं, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी एट बायर ऑप्शन। ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, मतलब कि अगर कंडीशन टूट रही है तो उसको वारंटी की भी ब्रीच माना जाएगा, लेकिन अगर वारंटी ब्रीच हो रही है तो उसको कंडीशन का ब्रीच नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एक मशीन जो थी हमने खरीदी थी इस वादे के हिसाब से कि वो एक दिन का 1000 यूनिट करेगी, अगर वो खाली 500 यूनिट कर रही है तो ये ब्रीच है। लेकिन वारंटी में देख लेते हैं, अगर एक मशीन बाई की थी 1 साल की सर्विस के साथ, अगर सर्विस वो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वारंटी ब्रीच होती है, कंडीशन ब्रीच नहीं हो रही। तो देख लेते हैं, अगर जो ब्रीच के केस में जो क्या क्या रिजल्ट होते हैं। अगर जो हमारी कंडीशन है ये ब्रीच हो रही है तो दो ऑप्शन होते हैं, रिपुडिकेट द कॉन्ट्रैक्ट, आप सामान को मना कर दो और पेमेंट करने से मना कर दो कि हम उसका पैसा नहीं देंगे। अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया तो आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हो डैमेजेस के साथ। कंडीशन टूट गई है तो हम इसको और क्या मानेंगे कि ये वारंटी का भी ब्रीच हो चुका है। कंडीशन को वारंटी के तहत कैसे कब देखा जाता है, अगर बायर ने ट्रीट एज ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर आपकी वारंटी टूट रही है तो आप सामान को एक्सेप्ट कर लो और डैमेजेस के लिए क्लेम करो कि हाँ वारंटी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देखते हैं कि कंडीशन वारंटी के तहत से जैसे के तहत कब मानी जाती है, अगर जो बायर है वो कंडीशन हटा ले, बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वारंटी, कॉन्ट्रैक्ट एज इनविजिबल प्लस बायर एज एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ डेम। डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्पटर यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। केवियट एम्पटर हम आगे देखेंगे, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप सामान किसी भी सामान की डिलीवरी ले रहे हो तो ये बायर की जिम्मेदारी होती है कि वो सामान को देख कर ले। इसके बाद
हम बीच ऑफ वारंटी पे देख लेते हैं। आप स्यू फॉर डैमेजेस आप कर सकते हो। अगर वारंटी नहीं पूरी हो रही है तो आप सामान को मना नहीं कर सकते हो, खाली वारंटी के बदले जो अपने डैमेजेस है उसको क्लेम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज क्या क्या होती हैं। ये इम्प्लाइड वारंटीज क्या क्या होती हैं, सेक्शन 14 से सेक्शन 17 के बीच में होता है। इम्प्लाइड कंडीशन में क्या है, टाइटल, सेलर के पास राइट होता है कि वो उसको बेच सके। डिस्क्रिप्शन, गुड्स जैसा बताया गया था वैसा ही होना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर कार बोली थी तो कार ही होनी चाहिए, वहां पे बाइक नहीं निकल सकती है। सैंपल, जो भी बल्क में सामान अगर आप खरीद रहे हो तो जो सैंपल दिखाया गया था वो सामान सैंपल से मैच होना चाहिए। क्वालिटी और फिटनेस, जो सामान की हमको क्वालिटी दिखाई गई थी सेम के सेम वही सामान हमको मिलना चाहिए। मर्केंटेबिलिटी, गुड्स ऑफ मर्केंटाइल, मतलब गुड्स एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिस हिसाब से आपको बताया गया था। अगर आपने उस टाइम पे सामान नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए। इम्प्लाइड वारंटीज क्या क्या देख लेते हैं। जो बायर है उसके पास एक पीसफुल पोसेशन, उसके पास मतलब सामान होना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंक्यूबरेंस, गुड्स किसी भी चार्ज पे नहीं होना चाहिए, मतलब कि गिरवी नहीं होना चाहिए। अगर सामान डेंजरस नेचर का है तो सेलर को पहले से उसको बता के बेचना चाहिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं वेवियर ऑफ कंडीशन, मतलब कि कंडीशन कब कब हटाई जा सकती है। एक कंडीशन कैन बी वेव्ड बाय बायर, वंस वेव्ड ही कैन नॉट इंसिस्ट इन ऑन लेटर। जिसने कि सामान खरीदा है वो कंडीशन को हटा सकता है। अगर उसने एक बार हटा दिया है तो फिर उसको सामान एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब तक कि दोबारा उसको कंडीशन या फिर रिजेक्ट ना की जाए। यहाँ पे हम की पॉइंट देख लेते हैं। अगर जो कंडीशन या फिर वारंटी है ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, कोर्ट उसको देख सकता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ना कि पार्टीज के बताने के हिसाब से। हम इसके बाद अपना 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रूल ऑफ केवियट एम्प्टर and point out its exemption. Do you think that in today's time the rule of caveat emptor has become obsolete? तो सबसे पहले बात, केवेट एम्प्टर क्या होता है। केवेट एम्प्टर क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब कि अगर आप सामान खरीद रहे हो तो ये भैया आपकी जिम्मेदारी है कि सामान देख के ले। ये सेक्शन 16 के अंदर आता है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर। इसका क्या मतलब होता है कि सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर उसने आपको खराब सामान की, अगर उसने आपको खराब सामान बेचा है और आप सामान देखने के काबिल थे, उस टाइम पे मौजूद थे। तो यहाँ पे सेलर की गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपको सामान खरीदने से पहले देख के लेना चाहिए था। एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं केवेट एम्प्टर से। फिटनेस फॉर बायर पर्पस, अगर आप जो बायर हो आप सेलर को बता रहे हो कि भैया मेरे को पेशेंट के लिए चाहिए या तो फिर किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बता रहे हो तो उसको उसी हिसाब से सामान देना चाहिए, तभी ये केवेट एम्प्टर का एग्जेम्पशन है। कि अगर आपने उसको पहले से बता दिया कि आप मान लो जैसे अपने पेशेंट के लिए चाहिए कि मेरे को ऐसा सामान चाहिए, गर्म पानी चाहिए, तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको गर्म पानी ही दे। दूसरा क्या है, मर्केंटेबल क्वालिटी। यहाँ पे अगर आपको सामान डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बेचा जा रहा है, मतलब पहले से बताया जा रहा है कि हाँ सामान ऐसा ऐसा है, वो सामान उस हिसाब से फिट होना चाहिए। इसके बाद है कंडीशन ऑफ ट्रेस यूजेस सेक्शन, मतलब कि जो भी ट्रेड यूनियन की शर्तें हैं सामान उसके हिसाब से होना चाहिए, उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, उतना कैपेबल होना चाहिए। फिर चौथा क्या है, सेल बाय सैंपल, अगर सैंपल दिखा के सेल किया जा रहा है तो उस चीज को जो गुड्स है वो पूरा करना चाहिए, जैसा कि सैंपल था बाकी सामान वैसा का वैसा होना चाहिए। फिर पांचवा क्या है, कंसेंट बाय फ्रॉड, अगर सेलर ने बार बार वो फ्रॉड करता है, फ्रॉडल एक्टिविटीज में आता है, मिस इमिटेशन करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो बराबर ही सामान खराब बेच रहा है, और ये केवेट एम्प्टर का एक एग्जम्पशन है। और छठा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो सामान है अगर वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बेचा जा रहा है बार बार बता के, तो यहाँ पे बायर की जिम्मेदारी होती है कि वो खराब सामान को रिजेक्ट कर दे अगर उसको सही का सही सामान वैसा का वैसा नहीं मिला है। क्या आज के टाइम पे केवेट एम्प्टर एब्सोल्यूट हो चुका है? तो छोटे में कहें शॉर्ट आंसर यस, ये लार्जली
एब्सोल्यूट हो चुका है। देख लेते हैं आखिर ये एब्सोल्यूट क्यों हुआ है। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स गुड्स, आज का जो मॉडर्न जमाना है यहाँ पे जो सामान है ये कॉम्प्लेक्स हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कार हो गए, मेडिसिन हो गए, जिसको कि एक ऑर्डिनरी बायर चेक नहीं कर सकता है। सेलर को यहाँ पे सुपीरियर नॉलेज होती है, तो इसलिए जो सेलर है उसको बिहेवियर होना चाहिए। इसके बाद जो अभी नया आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसने केवियट एम्प्टर को इनवैलिड बता दिया है। यहाँ पे जो बर्डन है ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है कि उसको एक प्रोडक्ट लायबिलिटी या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचना चाहिए, डिफेक्टिव सामान नहीं बेचना है, कंज्यूमर को नेगलेंस का फायदा नहीं उठाना है। स्टैंडर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जो बायर होते हैं इसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है बड़ी कंपनियों से कि वो उनके साथ बार्गेन कर सके, तो यहाँ पे जो लॉ है ये कंज्यूमर को वीक करता था। ई कॉमर्स एंड ब्रांडिंग, जो भी बायर्स होते हैं वो ब्रांड के ऊपर रिलाई करते हैं, तो जो ब्रांड है वो अच्छा सामान ही बेचती है, खराब सामान नहीं बेचती है, नहीं तो उनके सामान की दिक्कत होती है। जैसे आज के टाइम पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट सामान को बहुत आसानी से वापस ले रखी है, इसलिए जो केवियट एम्प्टर है इसको हम एब्सोल्यूट मान सकते हैं। इसके बाद है स्टैट्यूटरी वारंटीज, इम्प्लाइड गारंटीज क्वालिटी के अंदर आती हैं। कंडीशन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कई सारे देशों में लेमन लॉज भी फॉलो किए जाते हैं। अभी अभी भी हम देखा जाए तो केवियट एम्प्टर कहाँ पे अप्लाई होता है, प्राइवेट सेल्स बिटवीन इंडिविजुअल। अगर एक कार सेकेंड हैंड मार्केट में बेची जा रही है तो ये अभी भी केवियट एम्प्टर को फॉलो करेगी, क्योंकि ये दो प्राइवेट लोग की आपस के बीच की डील है। प्रॉपर्टी लॉ, अभी भी ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में यही माना जाता है कि बायर पहले से उसका टाइटल और इंप्रोग्रेस को चेक कर ले। तो कंक्लूजन के हिसाब से देख लें तो केवियट एम्प्टर था ये 19 सेंचुरी को ज्यादा सूट करता था, क्योंकि उस टाइम पे जो मार्केट थी वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, आज के मॉडर्न टाइम को ये इतना ज्यादा सूट नहीं करता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो फुली डेड हुआ है नहीं है, लेकिन जो 2019 में कंज्यूमर एक्ट आया है उसने इस एक्ट को काफी हद तक एब्सोल्यूट बना दिया है। हम 9 क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। कैन ए माइनर बिकेम ए पार्टनर ऑफ ए फर्म? व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ माइनर हु हैज बीन एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप? तो हम यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से देखेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कब आया था 1872 में, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था 1932 में। तो सवाल ये होता है क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? तो जवाब है एक माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकम्पिटेंट होता है, तो एक माइनर कभी भी फुल फ्लेज पार्टनर फर्म में नहीं बन सकता है। वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है कि हाँ उसको वहां से फायदे मिल सकते हैं, लेकिन वो कभी भी एक प्रॉपर पार्टनर, एक पार्टनरशिप में नहीं कहलाएगा। वो एक पार्टनर नहीं होता, उसको खाली खाली बेनिफिट के लिए आप जोड़ सकते हो कि हाँ जो फर्म से फायदा होना है वो वहां पे उठा सकता है। आपको पार्टनरशिप चलाने के लिए दो मेजर पार्टनर चाहिए। आप ऐसा नहीं कि एक माइनर के साथ मिलकर पार्टनरशिप खोल लो, आपको दो प्रॉपर पार्टनर चाहिए। जो हमारा माइनर है, अगर इसको माइनर को क्या क्या राइट होते हैं और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, सबसे पहले देखा जाए तो राइट टू शेयर प्रॉफिट। माइनर के पास जो प्रॉफिट होता है वो उसको शेयर कर सकता है। राइट टू एसेट्स अकाउंट, जो बिजनेस के अकाउंट है वो उसको देख सकता है, लेकिन जो पर्सनल प्राइवेट पेपर्स है उनको नहीं देख सकता है। केस करने का राइट उसके ऊपर होता है, अगर पार्टनर उसका गलत फायदा उठा रहे हैं तो हाँ वो प्रॉपर्टी या फिर बाकी चीजों के लिए केस कर सकता है। जो माइनर है वो किसी भी चीज के लिए पर्सनली लाइबल नहीं होता है। माइनर की लाइबिलिटी क्या क्या होती है? माइनर की जो लाइबिलिटी है वो उसके शेयर तक ही लिमिटेड है, मतलब कि अगर कभी ऐसा कुछ हो सकता है तो क्रेडिटर माइनर का शेयर फर्म की प्रॉपर्टी तक ही ले सकता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स के केस में देखा जाए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है, क्योंकि उन लोग की जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। माइनर की लाइबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो माइनर को उसको चुकाने की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती, वो खाली प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है। और अगली चीज क्या है? माइनर कभी भी अपने आप को इंसॉल्वेंट प्रूव नहीं कर सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो माइनर है जब वो मेजोरिटी की तरफ आता है, मतलब कि 18 साल के ऊपर आ जाता है, तब क्या क्या चीजें हो सकती है?
अगर जो वो मेजोरिटी हो गया है और 6 महीने के अंदर वो कुछ भी नहीं कह रहा है, मतलब उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही कि नहीं मुझे पार्टनर नहीं रहना है, तो उसको एक ऑटोमेटिकली फर्म का मेजर पार्टनर वो बन जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वो अगर पार्टनर बनना चाह रहे हैं कि पार्टनर नहीं बनना चाह रहे, उन दोनों केसेस में क्या होता है। इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम पार्टनर, अगर वो फुल पार्टनर बनना चाहता है तो उसी पार्टनर से वो बेनिफिट के लिए एडमिट हो जाता है। आगे से फर्म के होने वाले सारे एक्टर के लिए वो लायबल भी हो जाएगा। उसका जो पुराने शेयर था वो वैसे ही रह सकता है जैसे कि पार्टनर्स ने एग्री किया था। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाह रहा है तो सबसे पहले जो उसके राइट्स या लायबिलिटी है फर्म में वो कैंसिल उसी दिन से हो जाएंगे। आगे से किसी भी चीज़ों के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। तो बाकी पार्टनर या फिर सो पार्टनर को प्रॉपर्टी या फिर प्रॉफिट के लिए स्यू कर सकता है। इसके बाद अगली चीज क्या है, अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है तो वो 6 महीने के अंदर ये नोटिस दे सकता है बाकी पार्टनरों को कि मेरे को आगे मेजर पार्टनर फॉर्म में नहीं रहना है, मेरा काम यहीं पे खत्म। अगर वो 6 महीने तक कोई भी नोटिस नहीं देता है तो उसको एक मेजर पार्टनर उस फॉर्म में मान लिया जाएगा। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। एससी मंडल वर्सेस कृष्णानंदन, एक माइनर पार्टनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर बट कैन बी अनफिट टू बेनिफिट्स ए डीड मेकिंग इन माइनर फॉर फुल पार्टनर इज वॉइड। मतलब कि जो एक माइनर है वो पार्टनर नहीं हो सकता है, उसको खाली खाली बेनिफिट फर्म के मिल सकते हैं विद लिमिटेड लायबिलिटी। मेजोरिटी के ऊपर उसके पास फायदा होता, मतलब उसके पास चॉइस होती है कि उसको पार्टनर बनना है कि पार्टनर नहीं बनना है। हम इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, डिफाइन पार्टनरशिप एज गिवन अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट, whether sharing of profit is conclusive proof of partnership, डिस्कस। सबसे पहले आपको पार्टनरशिप बताना है कि जो पार्टनरशिप है ये क्या होती है। तो हम ये 1932 में जो पार्टनरशिप एक्ट आया था उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय एनी ऑफ देम और ऑल ऑफ देम बाय एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम। पार्टनरशिप में कम से कम 2 आदमी चाहिए होते हैं जो साथ में आगे बिजनेस करते हैं, चाहे दोनों एक्टिव रोल प्ले करें, चाहे एक एक्टिव रोल प्ले करे और दूसरे के बिहाफ पे एक्ट करे। पार्टीज क्या क्या हो सकती हैं इसमें। सबसे पहले तो पार्टनर्स, एक इंडिविजुअल कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, जब 2 लोग साथ में आके करेंगे तो उसको क्या कहलाते हैं, फर्म कहलाते हैं। फर्म क्या होती है, वो नाम जिसके अंदर बिजनेस कैरी हो रहा है। एक पार्टनरशिप के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 लोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग चाहिए जनरल बिजनेस के लिए, और बैंकिंग कंपनीज के लिए 10 पार्टनर चाहिए कम से कम, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद अगली चीज क्या है, एग्रीमेंट, जो पार्टनर है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एग्रीमेंट रिटर्न या ओरल दोनों के दोनों चल सकता है, लेकिन एग्रीमेंट एक पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी है। तीसरी चीज क्या है, बिजनेस। पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब वो साथ में कोई बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में हो, एक लॉफुल बिजनेस करते हो, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वो लोग आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हो। शेयरिंग ऑफ लॉस एसेंशियल नहीं है, वो चाहे तो सिर्फ एक पार्टनर ही बियर कर सकता है। और आखिरी क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है, तो एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट कहलाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो ये है, वेदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप और नॉट। अगर 2 पार्टनर आपस में प्रॉफिट बांट रहे हैं तो क्या वो पार्टनर कहलाएंगे, नहीं। सिर्फ प्रॉफिट बांटना कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है पार्टनरशिप के लिए। सेक्शन 6 एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बांटना एक दूसरे को पार्टनर नहीं बना देता है, वहां पे म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं वो पर्सन जो कि आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं लेकिन कि पार्टनर नहीं होते हैं। सबसे पहला लेंडर, जिस पर्सन ने पैसा उधार दिया है उसके साथ कि मैं बिजनेस से आगे प्रॉफिट में शेयर लूंगा, तो क्या वो पार्टनर कहलाएगा, नहीं। वो वहां पे प्रॉफिट भले ही शेयर कर रहा है लेकिन वो पार्टनर नहीं कहलाएगा।
अगला क्या है, सर्वेंट एजेंट। कई बार वो लोग रेम्युनरेशन के साथ प्रॉफिट के ऊपर भी जुड़े हुए होते हैं कि हाँ अगर इतना कंपनी पैसा कमाती है तो आपको इतना परसेंट उसका मिलेगा, तो क्या वो पार्टनर कहलाएगा? नहीं, वो तो भी वहां पे सर्वेंट और एजेंट ही है। अगला क्या है, विडो चाइल्ड ऑफ ए डिकीज्ड पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मर गया है तो क्या उसकी वाइफ को अगर उसके बदले पैसा मिल रहा है तो क्या वो पार्टनर कहलाएगी? नहीं, वो उस फर्म की पार्टनर नहीं कह जाएगी। उसके बाद है सेलर ऑफ गुडविल। अगर गुडविल बेच के कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो क्या इन फ्यूचर भी वो पार्टनर कहलाएगा? नहीं, वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। हम यहाँ पे लीडिंग केस देख लेते हैं जो कि था कॉक्स वर्सेस हिकमैन 1960 का। यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ फर्म को पावर मिली थी कि वो बिजनेस को मैनेज करें और वहां से पैसा भी मतलब प्रॉफिट में हिस्सेदारी करें, और तब तक जब तक कि उनको डेप्ट वापस नहीं मिल जाता है। तो क्या वो पार्टनरशिप में पार्टनर कहलाएंगे? नहीं, वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे। तो कंक्लूजन की तरफ से देखा जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग बहुत जरूरी है, बिना इसके पार्टनरशिप नहीं होती है। लेकिन ये सिर्फ आपको पार्टनर नहीं कहलाएगी प्रॉफिट शेयरिंग, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का होना भी जरूरी होता है। तो अधिवक्ताओं, यही थे वो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे को पूरी की पूरी उम्मीद है कि इन्हीं 10 क्वेश्चनों में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं एक एक करके ऐसे ही सारे एग्जामों के लिए आपको इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लाके देता रहूंगा।